हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक देख रहे हैं। आज का मेरा जो इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में देखेंगे। तो एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, आप समझिएगा, आप याद रखिएगा। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। अगला, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। अगला, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अगला, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे किया जाता है? तो ये दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। आगे देखते हैं पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो ये है स्टुअर्ट पिगट को। अगला, चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो ये क्या था? इंतु। अगला, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अभिलेख शास्त्र कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। अगला, लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। अगला, सर्वप्रथम भारत में अगला क्या चाहते हो? सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ हाथी गुफा अभिलेख से। अगला साथियों, प्राचीन भारत के सर्वश्रेष्ठ सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो ये है बी एन स्मिथ ने तैयार किया। आगे देखते हैं हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है साथियों। पहला प्रागैतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड। यह मानव उत्पत्ति से 30,000 ईस्वी पूर्व तक है। इसका पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का ही एकमात्र स्रोत है, क्योंकि उस समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल है, जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये 3,000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु अपठनीय है। अगला ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, ये 600 ईसा पूर्व से आगे है। इसमें पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। आगे देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का प्रयोग किया जाता है। अगला, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो इसका नाम थे जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़े थे। अगला, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो इनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। आगे देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट हुआ है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो ये थे इनका नाम था जो वैवस्वत मनु थे। अगला, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख होता है? तो यह होता है गुप्त वंश का उल्लेख। अगला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ? तो यह हुआ कल्पसूत्र से। आगे साथियों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। ये बात याद आपको रखने का था बस। आगे देखते हैं साथियों, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो यह आंध्र सातवाहन वंश से। अगला, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। अगला, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में की जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? तो यह है मनुस्मृति है। अगला, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसको मनुस्मृति को बोला जाता है। अगला, स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। आगे साथियों, महाभारत में का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तसहस्री संहिता या महाभारत कहने जाने लगा। आगे साथियों, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या से अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन।
मतलब पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है, तो डार्विन को माना जाता है। आगे इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, तो यह रेहेला के नाम से प्रसिद्ध है। अगला हिंसन ने किस विद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। आगे देखते हैं, आगे हमारा प्रमुख अभिलेख एवं शासक देखेंगे। अभिलेख जिसे हाथी गुफा अभिलेख का जो शासक थे वे कलिंग नरेश खारवेल थे। अगला एहोल अभिलेख का पुलकेशिन शासक थे। अगला नासिक अभिलेख का जो शासक थे वे गौतमी बालश्री थे। कौन थे, तो गौतमी बालश्री थे। अगला जूनागढ़ अभिलेख के जो शासक थे वे थे रुद्रदामन। अगला प्रयाग स्तंभ अभिलेख के जो शासक थे वे से समुद्रगुप्त। अगला मंदसौर अभिलेख के जो शासक थे वे मालवा नरेश यशोवर्मन थे। अगला ग्वालियर अभिलेख के जो शासक थे वे थे प्रतिहार नरेश भोज। और देवपाड़ा अभिलेख के जो शासक थे वे थे बंगाल शासन विजय सेन। अगला भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के जो शासक थे वे थे स्कंदगुप्त। आगे साथियों बौद्ध स्तंभ लेख पर किससे जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है शुंग काल की। अगला हिंसक ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में की थी, तो CUK में की थी। अगला अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की, तो ये थे अलबुरीन ने की थी। आगे देखते हैं, टॉपिक आगे है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसको, तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता को। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो यह मिलता है पांडे राज्य की। अगला पतंजलि का महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो शुंग वंश का इतिहास का पता चलता है। आगे देखते हैं बारी बारी से। पहला लेखक है फाहान का जो समय था आने का वो था 399 से लेकर 414 ईस्वी में। इनकी द्वारा जो रचनाएं थी वे भारत दशा का विवरण था। यह प्रथम चीनी यात्री थे जिसने क्या किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय क्या थी, भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया था। तो यह जो 399 से 414 ईस्वी पूर्व के समय ये यात्रा किए थे। अगला हिंसोंग का यात्रा जो था वह 629 से लेकर 645 तक था। यह थे CUK पाश्चात्य संसार का लेख। हिंसेंग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। हिंसे कब आया, हर्षवर्धन के समय भारत आया। और इसने हर्ष को शिलादित की उपाधि से विभूषित करा। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है हिंसंग को। अगला इत्सिंग का जो आने का काल था वह था 673 से लेकर 675 ईस्वी तक। इसमें प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं थी। इसने चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। तो आगे है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन एडिक्ट से प्राप्त होता है। ये एक फैक्ट था, पॉइंट था। आगे देखते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण जिसको बोलते हैं पैलेलिथिक एज, मध्य पाषाण मेसोलिथिक एज और नव पाषाण न्यूलिथिक एज। तो साथियों पूरा पाषाण का जो काल है वह 26 लाख से 900 ईसा पूर्व है। और मध्य पाषाण का काल 900 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण का काल है 400 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। और ये पूरा पाषाण को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। फिर निम्न पूरा पाषाण होता है, मध्य पूरा पाषाण होता है, उच्च पूरा पाषाण होता है। तो जो जैसे समय के अनुसार इसको अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, फिर 50,000 से 40,000 पूर्व, मतलब इसको अलग अलग कैटेगरी करके बांट दिया गया है टाइम के अनुसार। तो अगला है पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। अगला मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है, तो पूरा पाषाण काल कहलाता है। अगला प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो पत्थर का प्रयोग करते थे। अगला प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो ये जम्बू द्वीप का था। अगला साथियों सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस है स्पेनिश से प्रजातित रूप से भिन्न था, उसे समानता किस रूप में जाना जाता है, तो पिथैगोरस के रूप में जाना जाता है।
अगला भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। अगला पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ से हुए। अगला जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट इसके बारे में देखते हैं कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, तो मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। अगला प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा का प्रयोग किया मनुष्य ने। अगला प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था, तो कुत्ता था। अगला उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है, तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। अगला मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं आदमगढ़ से। अगला मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई, तो नव पाषाण काल से प्रारंभ हुई। अगला मानव द्वारा प्रयोगों में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था, तो जौ था, बार्ले जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगला चौकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ताम पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है चौकोलिथिक युग को। आगे देखते हैं स्थल देखते हैं, उसके राज्य देखते हैं और प्राप्त साक्ष्य देखते हैं। जैसे इनाम गांव से जो प्राप्त ये महाराष्ट्र में है, यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य है वह कच्ची मिट्टी के मकान एवं गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले। किस मकान से, तो इनामगंज से। अगला है, आगे देखते हैं, आगे है दायमाबाद महाराष्ट्र में ही है और नबदा टोली भी महाराष्ट्र में है। ये जो दायमाबाद से जो मिला है वह कलश सावधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण, सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल जो मिला है। और अगला नबदा टोली जो महाराष्ट्र में मिला है, उसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा चित्रित काले मृद भांड का प्रमाण मिले हैं। अगला नेवासा महाराष्ट्र में, इसमें पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। अगला ताम्रबत्ती राजस्थान में मिला, यहाँ से प्राप्त काले मृद भांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। तो नव पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुवाक ने किया था, ये बात याद रखिएगा। एक टॉपिक और है, इसको कर लेते हैं। आगे क्या, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो इनका जो नाम था जॉन मार्शल नाम था। अगला भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से। अगला कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ, तो नव पाषाण काल से प्राप्त हुआ। अगला पेवल उपकरण संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। अगला ताम्रबत्ती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, तो आहार संस्कृति। अगला माइकोलिथिक औजार संबंधित है मध्य पाषाण काल से। अगला बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है, तो निम्न पुरापाषाण काल से। अगला मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी है, तो पुरापाषाण काल से। आगे पॉइंट है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों का घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। अगला भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पुरापाषाण कालीन स्थलीय कौन सी है, तो यह है महदहा और सराय नहार राय। अगला आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो यह हुआ उच्च पुरापाषाण काल में। अगला क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ, तो यह हुए मध्य पुरापाषाण काल से। अगला अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा, तो नव पाषाण काल से सीखा। अगला भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो यह मिलता है शिवालिक पहाड़ियों से। अगला भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से ही। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं। अगला हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ, तो यह प्राप्त जो हुआ सराय नाहर राय से। अगला गौरिक मृद भांड पात्र का नामांकन कहाँ से हुआ, तो यह हुआ हस्तिनापुर से। आगे है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो
चन्हूदड़ो, कांगीडोर, हड़प्पा तथा कोट्टिदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला नवपाषाणीय काल स्थल राज्य, जैसे स्थल हुआ बुर्ज होम कश्मीर में है। इसमें कराबों में मालिक स्थान कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला गुफ कराल कश्मीर में हुआ। यह कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसार, मृद भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा एवं हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में, इसमें गेहूं के 3 एवं जौ के 2 किस्मों की खेती के परिमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला महदहा उत्तर प्रदेश में, इसमें गोलाकार झोपड़ियाँ के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती एवं पशुवाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में, इसमें धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। अगला सगन कल्लू कर्नाटक में, इसमें राख की टेले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। अगला पिकलिहल कर्नाटक में, इसमें राख के ढेर एवं निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। अगला चोपनी मांडो उत्तर प्रदेश में, इसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण एवं हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला सारू असम में, इसमें गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ एवं चित्री मृदु भांड प्राप्त हुए हैं। अगला चिरान जो बिहार में, इसमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। अगला दाओजली असम में, इसमें कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट है कि नबदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। नबदा टोली वर्तमान में कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो ये था वीडियो, अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लें।